सो टुडेज टॉपिक वाज आज का टॉपिक है आपका लेथ मशीन। क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो लेथ मशीन हमारे लिए बेसिक ऑफ मशीन होती है। जो भी प्रोडक्शन मशीन इंडस्ट्री होती है। मेरी क्लास है। नहीं, मैं क्लास लूँगी ना पहले। तो सबसे पहले आपका जो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन होता है, या लेथ मशीन के बारे में अगर हम जनरल डिस्कशन करते हैं तो इट वाज अ मदर ऑफ ऑल मशीन्स। जो सबसे पहली मशीन है जहाँ पे सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन का जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था कि अगर रॉ मटेरियल से हमें कोई चीज़ नई चीज़ बनानी है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, तो जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था और उसके लिए जो मशीनरी सबसे पहले प्रोड्यूस की गई थी वो थी आपकी लेथ मशीन। इसी लेथ मशीन के कंस्ट्रक्शन में प्रिंसिपल्स में चेंज करके जो सिस्टम है उसमें चेंज करके नई नई मशीनों को जनरेट किया गया है। इट मीन्स वी कैन से दैट द के लेथ मशीन पे नंबर ऑफ ऑपरेशन, वी कैन से द नंबर ऑफ ऑपरेशन का मतलब है जितने भी टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम लेथ पे कर सकते हैं। जबकि बाद में जो मशीनें बनाई गई हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ड्रिल मशीन की, तो ड्रिलिंग इज द वन काइंड ऑफ ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ होल प्रोड्यूस करना है और वो कोई और काम नहीं करेगा। छोटा होल प्रोड्यूस करेगा, बड़ा होल प्रोड्यूस करेगा। इट जनरली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ होल या नंबर ऑफ होल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जबकि लेथ मशीन पे आपका होल भी प्रोड्यूस हो जाएगा, कटिंग ऑपरेशंस भी हो जाएगा, शेप को चेंज करने का ऑपरेशंस भी हो जाएगा, बाकी सारे ऑपरेशंस भी हो जाएंगे। सो हम लेथ मशीन को जो कहते हैं इसलिए इसको कहा जाता है लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन्स। अब इसमें होता क्या है, मदर ऑफ ऑल मशीन्स करने का मतलब है कि हम इसमें लेथ में कर क्या रहे हैं। लेथ में हमारा ऑपरेशन जो होता है, हम क्या करते हैं लेथ में कि जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होता है। वर्क पीस को एक जगह पे होल्ड किया जाता है और एक कटिंग टूल यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअली काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसके थ्रू काम करते हैं, मशीन के थ्रू काम करते हैं। तो एक जगह होती है जहाँ पे जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसको हम वर्क पीस कहते हैं, वो होल्ड किया जाता है। और एक स्पेस होती है जहाँ पर कटिंग टूल होता है जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, वो चीज़ होल्ड की जाती है। उन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाकर, वर्क पीस को और कटिंग टूल को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाकर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जो मटीरियल होता है, क्योंकि अगर आप कटिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो मटेरियल कट होगा, तो जो मटेरियल कट होता है वो चिप्स के फॉर्म में कट होता जाएगा और आपका जो डिजायर्ड शेप है वो प्रोड्यूस होता जाता है। तो ये होता है आपका लेथ मशीन। इसके अगर हम डेफिनेशंस पढ़ें तो कटिंग टूल इज फीड इनटू द वर्क पीस which rotated about its own axis cause the workpiece to be performed to be desired shape। मतलब वर्क पीस क्या करता है, यहाँ पर आपका डिजायर शेप में कन्वर्ट करने के लिए को आपको क्या करना पड़ता है, कटिंग टूल को फीड करना पड़ता है। तो जनरली अगर हम लेथ की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यही बताओगे लेथ मशीन वो मशीन होती है जिसमें वर्क पीस को होल्ड किया जाता है, कटिंग टूल को होल्ड किया जाता है, दोनों को एक पर्टिकुलर एंगल पर या एक्सेस पर मिलाया जाता है जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशन के थ्रू जो रॉ मटेरियल होता है वो कट होता है फॉर्म ऑफ चिप्स और वो डिजायर शेप में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखोगे, आप उसके इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इंट्रोडक्शन सब डाउन कर लिया तो की पॉइंट्स लिखे इसमें इंट्रोडक्शन के क्या क्या की कि ये मदर ऑफ मशीन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें वर्क पीस को और कटिंग टूल को होल्ड किया जाता है। वर्क पीस वो होता है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कटिंग टूल वो चीज़ होती है जिसके थ्रू ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाता है। जब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो मटेरियल चिप्स के फॉर्म में कट होता है। चिप्स के फॉर्म में कट होने के बाद जो रॉ मटेरियल है वो डिजायर शेप में, जिस तरीके का शेप आपको प्रोड्यूस करना होता है उस शेप में कन्वर्ट होता जाता है और वो आपका कन्वर्ट होकर आपका फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। नहीं, अभी नहीं, कन्वर्ट होता जाता है। इतना समझ में आ गया इंट्रोडक्शन सबको? यस मैम। ठीक है, लिख लिए सबने, की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए? यस मैम। ठीक है, मैं पूछूंगी क्लास के लास्ट में कितने किसने कितने की पॉइंट्स नोट किए हैं।
अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन है, आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस के साथ काम करना है, एक ही जैसे चीज़ों को बार बार प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेथ मशीन्स होती हैं जो कि मास प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ही जैसा पीस कई बार जनरेट करना, एक ही जैसी चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है मास प्रोडक्शन। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। जहाँ पर एक्यूरेसी के साथ काम करना है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। या बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है, उसका शेप और साइज बहुत डिफरेंट है, फिर दूसरा जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका शेप और साइज बहुत डिफरेंट है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, लेथ मशीन का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन। सबने इतना नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा, ये आपके मैकेनिकल का बेस है, क्योंकि लेथ मशीन आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, लेथ मशीन का छोटा मॉडल बड़ा मॉडल कोई ना कोई मॉडल उस मशीन में होता है। इफ़ इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है तो उसके पास लेथ मशीन ज़रूर होती है। क्यों होती है, क्योंकि कई सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो हम लेथ पे बिना किसी मशीन के कर सकते हैं। अब हर मशीन को खरीदना और उसको लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम कोई पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं, पर्टिकुलर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई बार क्या होता है डायमेंशंस में चेंजेस हो जाते हैं, शेप कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना होता है जो हमारे पास जनरल मशीन रखी हुई है जिसके थ्रू अभी तक हम काम कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, तो हमारी लेथ मशीन वहाँ पे काम आती है। इस वजह से हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में या प्रोडक्शन में लेथ हमेशा आपको पाई जाएगी। ठीक है, अगर इसका डायग्राम देखो तो ये सबसे इजीएस्ट डायग्राम होता है, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे एक ट्रे बनानी होती है जिसको हम यहाँ वाटर ट्रे कहते हैं या स्प्रे ट्रे कहते हैं। ये ट्रे दिख रही है सबको? इस ट्रे के Yes, नीचे आपको दो लेग्स ma'am. बनाने होते हैं और लेग्स को जहाँ पे माउंट किया जाता है वो फाउंडेशन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, नीचे का फाउंडेशन। और ये क्या है, आपके लेग्स है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के आप मशीन किसी भी मशीन को या जो जिस पे आपको काम करना है उस मशीन को कभी भी पुट नहीं किया जाता। तो प्रॉपर फाउंडेशन देकर हम उसके लेग्स को रखते हैं और उसके ऊपर जो होती है वो आती है हमारी ट्रे आती है। इतना सबको समझ में आया? यस अब मैम। इसके बाद Yes, अगर हम ma'am. बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो चीज़ बनाते हैं वो बनाते हैं यहाँ पर। ये बनाते हैं एक इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बना देते हैं और ये कहलाता है रेक्टेंगुलर सेक्शन। जो कहलाता है वो कहलाता है हेड स्टॉक। क्या कहलाता है उसका? हेड स्टॉक। तो सबसे पहला जो पार्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो मेंशन करते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के अंदर पॉइंट्स लिख लीजिए। हेड स्टॉक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। कौन सी साइड पर होगा? लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो राइट हैंड से वर्क करते हैं, और राइट हैंड से वर्क करने का मतलब है अगर हमें वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना है तो वो हमारे राइट हैंड से ही हो पाएगा, हम लेफ्ट हैंड के थ्रू काम नहीं कर पाएंगे। तो वो डिवाइस जिसको हमें मूवमेंट नहीं देना है वो डिवाइस कहाँ जाएगी? हमारे लेफ्ट हैंड पे जाएगी। इट मीन्स हेड स्टॉक कहाँ माउंट होता है? हेड स्टॉक पे माउंट होता है और ये फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हेड स्टॉक में आपने 2 पॉइंट्स लिखे कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे माउंट होता है और ये डिवाइस क्या रहती है? फिक्स रहती है। थर्ड चीज जो इसमें आप स्पेसिफाइड करोगे वो ये करोगे कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीड मैकेनिज्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिफरेंट स्पीड मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की बात करती हूँ तो टाइप्स जो जनरेट होता है लेथ का वो इन्हीं की इस हेड स्टॉक के अरेंजमेंट की वजह से यूज होता है। जैसे कि जो सबसे पहले लेथ बनाई गई थी वहाँ पे बेल्ट और पुली का यूज किया गया था, क्योंकि पहले जो अरेंजमेंट चलता था वो अगर ट्रांसमिशन करना है पावर को एक शॉफ्ट से दूसरी शॉफ्ट पे ट्रांसमिट करना है पावर को तो वो कैसे करोगे? बेल्ट के थ्रू करते थे, क्योंकि पहले आपको ज्यादा अरेंजमेंट के बारे में पता नहीं था। तो पहले की जो लेथ थी वो कौन सी किस चीज को यूज कर रहा है?
बेल्ट एंड पुली, फिर आया चेन एंड पुली, फिर आया गियर्स। गियर्स में भी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स आ गए, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स मिलने लग गई। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड अरेंजमेंट, यहाँ स्पीड को अरेंज कर रहे हो ना, बेल्ट और पुली अरेंजमेंट है, मतलब स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी और ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि आटे की चक्की, उस पर बेल्ट लगी होती है, 2 पुली लगी होती है और बेल्ट लगी होती है, देखिए ना सबने। Yes, ma'am. अब उसमें Yes, क्या ma'am. होगा, बेल्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करोगे, मतलब अगर मैंने एक और पुली उसके साथ अरेंज कर दी और मैं चाहती हूँ कि स्पीड चेंज हो, तो बेल्ट को शिफ्ट करने में, हमारे स्पीड में चेंज करने में हमें डिफिकल्टी होगी। कई बार बेल्ट उतर जाती है, कई बार वो ढीली हो जाती है, कई बार वो मूव ही नहीं होती है। तो जो बेल्ट और पुली अरेंजमेंट होता है, उसमें हमारे पास स्पीड का जो पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, ma'am. फिर अगर हम चेन की बात करते हैं, तो चेन के साथ भी सेम चीज़ होती है कि एक ड्यूरेशन के बाद, जैसे साइकिल की चेन, अब क्योंकि गियर वाली साइकिल्स आने लग गई हैं, तो सबने देखा होगा गियर के थ्रू कैसे चेन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे गियर से तीसरे गियर पर चेंज होती जाती है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेन के थ्रू हम क्या कर रहे Yes, हैं, ma'am. पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं स्पीड के लिए। किसके अंदर होते हैं वो अरेंजमेंट सारे, आपके हेड स्टॉक के अंदर। तो आपको कितनी चीज़ें माउंट करनी पड़ेंगी हेड स्टॉक में, क्या क्या चीज़ें बताओगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर फिक्स होता है और ये अपनी जगह पे मूव नहीं करता, ये एक जगह पे फिक्स रहता है। इसके अंदर डिफरेंट फीड मैकेनिज्म होते हैं, जैसी स्पीड हमें चाहिए हो वैसी स्पीड हमें यहाँ पर मिलती है। थर्ड चीज, फोर्थ चीज जो यहाँ पे माउंट आप शो करोगे, वो करोगे जो पावर स्विच होता है। किसी भी मशीन को ऑपरेट कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही करोगे, मैनुअली तो चलेगी नहीं। तो जो पावर स्विच होता है वो भी कहाँ होता है, आपके हेड स्टॉक में ही होता है। इतनी चीज सबको क्लियर है? इतनी चीज सबने नोट कर ली, Yes, पॉइंट्स ma'am. बना लिए। अब इसमें आपको एक और चीज बनानी है कि Yes, इसके अंदर ma'am. आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक स्पिंडल शो करनी है। क्या शो करेंगे हम यहाँ पे इसके अंदर? स्पिंडल शो करेंगे। स्पिंडल क्यों शो करेंगे? क्योंकि हमें स्पीड मिल रही है, स्पीड के थ्रू ही हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। तो जो गियर मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करते हैं, वो गियर मैकेनिज्म इस स्पिंडल को क्या करते हैं, हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में ये भी मेंशन करना पड़ेगा, जो स्पीड आपको वहाँ पे गियर्स के थ्रू या डिफरेंट फीड मैकेनिज्म के थ्रू मिल रही है, उसके थ्रू क्या चीज़ मूव करती है, स्पिंडल मूव करती है। स्पिंडल है मतलब एक सर्कुलर बार है, वो सर्कुलर बार कहाँ मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, आपके सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी, क्योंकि आपकी सर्कुलर बार होती है। तो ये आपका स्पीड का स्पिंडल कहाँ लगी होगी, आपके हेड स्टॉक में लगी होती है। इतना हेड स्टॉक के बारे में सबने नोट कर लिया है? पॉइंट्स नोट कर लिए? की Yes, पॉइंट्स ma'am. जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको पैराग्राफ में लिखना है। अगर की पॉइंट्स पता है तो यू हैव टू राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्म, लेकिन अगर की पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आपको सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, और मुझे लगता नहीं है इसमें रटने वाली कोई चीज है कोई रटने वाली चीज? नो मैम। सारी चीजें बेसिक हैं कि अगर स्पीड देनी है तो स्पीड देने के लिए कोई अरेंजमेंट चाहिए, कोई प्लेस चाहिए, वो प्लेस कहाँ मिलती है, आपके हेड स्टॉक में मिलती है। इतना सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अब इसके जस्ट बाद हम Yes, बनाते ma'am. हैं ये टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ये वाली चीज होती है, ये जो पोर्शन कहलाता है आपका, वो कहलाता है टेल स्टॉक, जो लास्ट में लगा हुआ है। हेड स्टॉक हो गया और टेल स्टॉक। ये बार बार मेरा खराब क्यों हो जाता है? बेसिकली अगर हम हेड स्टॉक की बात करते हैं तो वो एक फिक्स पोर्शन की बात हो रही थी। अब ये जो टेल स्टॉक होता है, ये हमारा क्या होता है, मूविंग होता है। क्या होता है ये चीज? मूविंग होती है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक किसके ऊपर माउंट होते हैं? बेड के ऊपर। ये जो लगा हुआ है, ये जो चीज दिख रही है पतली सी, ये क्या दिख रहा है इसका? बेड। ये क्या है इसका? बेड। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक किसके ऊपर माउंट होंगे? बेड के ऊपर माउंट होते हैं। अब टेल स्टॉक के बारे में अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं तो क्या बताऊंगी, ये कहाँ पे माउंट है? राइट हैंड साइड पे माउंट है, जो कि बेड के ऊपर लीनियर मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है। इसका यूज हम दो चीजों में करते हैं। पहला, कि अगर कोई सिमेट्रिकल जॉब हेड स्टॉक में होल्ड है, सिमेट्रिकल जॉब का मतलब हो गया स्क्वायर पीस या सर्कुलर बार, तो उसका अगर हमें सेंटर लोकेट करना है और हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर लोकेटिंग द सेंटर पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, टेल स्टॉक को डायरेक्टली वर्क पीस में लेके आएंगे, तो वो टेल स्टॉक हमेशा उसके सेंटर पॉइंट को लोकेट करता है। क्या करता है? हमेशा सेंटर पॉइंट को लोकेट करता है।
तो आपने क्या क्या लिखा टेल स्टॉक के बारे में? ये राइट हैंड साइड पे माउंट होता है। फिर आपने ये लिखा कि ये बेड पर मूवमेंट करता है, बेड के अलोंग मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट। अगर आपको किसी सिमेट्रिकल जॉब का सेंटर पॉइंट लोकेट करना है तो टेल स्टॉक के थ्रू हम सेंटर पॉइंट को इजीली विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फोर्थ जो लिखोगे कि अगर किसी लंबे बार्स के ऊपर काम करना हो या लंबे चीज़ों के ऊपर काम करना हो, वर्कपीस के ऊपर काम करना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं। अगर छोटे वर्कपीस है तो वो हेड स्टॉक में माउंट होंगे, और अगर लंबे लेंथ वाइज अगर लॉन्ग बार्स हो या वर्कपीस होगा तो वो कहाँ होल्ड किया जाएगा? टेल स्टॉक में होल्ड किया जाएगा। चीज़ समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या क्या पॉइंट्स लिखे? ये मूविंग होता है हाँ, मूविंग होता है, और लेकिन इसको बताना रहेगा मूविंग होता है राइट हैंड साइड अलोंग पे द बेड। होता है मैम, क्या लिखोगे? अलोंग द बेड। मूविंग अलोंग द बेड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमारे एक्स एक्सेस पे भी होंगे, वाई एक्सेस पे भी होंगे, जेड एक्सेस पे भी होंगे। तो एक्स एक्सेस मतलब अलोंग द बेड हो जाता है, तो हमेशा क्या लिखोगे? मूविंग अलोंग द बेड। फिर क्या लिखा? मैम वो राइट हैंड साइड पे होता है। में माउंट होता है। ठीक है, लिख लिए ना सारे पॉइंट्स? यस मैम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक चीज मेरी छूट गई, हेड स्टॉक में एक पॉइंट और होल्ड कर लो, जो स्पिंडल लिखा था ना अपन ने, यस मैम। उस स्पिंडल पे लिख लो कि उसी स्पिंडल पे, जो स्पिंडल अपन ने यहाँ पे बनाई थी, उसी स्पिंडल का ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है, ये वही स्पिंडल निकली हुई रहती है, और उस स्पिंडल के ऊपर ये जो लगा हुआ है ये कहलाता है आपका वर्क पीस। क्या कहलाता है आपका? वर्क पीस। मतलब वर्क पीस भी स्पिंडल के ऊपर माउंट होता है। मतलब वर्क पीस कहाँ माउंट होता है? आपके हेड स्टॉक पे माउंट होता है। ये पॉइंट और नोट कर लो। हेड स्टॉक में क्या नोट करोगे कि हेड स्टॉक में स्पिंडल के ऊपर क्या माउंट करते हैं हम? वर्क पीस। और जो कि अगर स्पिंडल रोटेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वर्क पीस भी क्या होगा? रोटेट। हाँ, तो लिख लो कि इन दिस वर्क पीस इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल एंड इट इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड। क्या होता है इसमें? वर्क पीस भी हाई स्पीड से रोटेट होता है। और वर्क पीस क्या होता है? जिसपे ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। अब इतना समझ में आ गया? हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया। इट मीन्स हमारे दो मेन पोर्शन होते हैं, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, और ये दोनों चीजें कहाँ माउंट होती है? हमारे बेड के ऊपर माउंट होती हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, अब हम ma'am. आते हैं मेन आपके Ma'am. बीच वाले पोर्शन पे। ये जो बीच का अरेंजमेंट होता है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहलाता है एप्रॉन। क्या कहलाता है? एप्रॉन। एप्रॉन के सब पार्ट्स हैं जिसमें हम बाकी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? आपका एप्रॉन कहलाएगा। ठीक है, अब इस एप्रॉन का मतलब क्या है? अभी तक मैंने क्या बताया कि जो लेथ मशीन होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, जिसमें वर्क पीस के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल, है ना? तो वर्क पीस तो आपने होल्ड कर दिया, और टेल स्टॉक भी वर्क पीस के लिए ही यूज कर रहे हो, मतलब अभी तक आपने कटिंग टूल को कहीं पे भी होल्ड नहीं किया है। तो कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती है वो एप्रॉन में होती है। कहाँ होती है वो? एप्रॉन में होती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? आपका कैरेज। क्या कहलाएगा आपका? कैरेज। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कैरेज होता है, जो कि इस तरफ और इस तरफ बेड के अलोंग मूवमेंट करता है। कैरेज कैसे मूवमेंट करेगा? बेड के अलोंग। लिख लो, एप्रॉन लिखा, whole arrangement for tool holding is called a apron. एप्रॉन में सब पार्ट करके सबसे पहला पॉइंट डाला कैरेज। कैरेज मूविंग अलोंग द बेड वे। लिख लिया? जी मैम। अब यहाँ पे देखो, ये कैरेज है और ये आपका टूल पोस्ट है सबसे ऊपर की तरफ। अगर मैं सिर्फ कैरेज को मूव करती हूँ, मतलब कैरेज आपका फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, तो ये टूल वर्क पीस में जाएगा। यस मैम। अगर पीछे करूंगी तो डिस्टेंस आपकी कवर अप हो जाएगी। इट मीन्स अगर मेरे को लेंथ पे कोई काम करना है, ये वर्क पीस है और इसकी लेंथ पे काम करना है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे काम करना होगा, एक्स डायरेक्शन में बैठ के अलोंग। तो किसका यूज करेंगे हम? किसका यूज करेंगे? अरे कैरेज।
कैरेज का, मतलब हैंड व्हील के थ्रू करेंगे, वो तो एक लीवर है उसको मूवमेंट के लिए, लेकिन मेन काम किसका होगा, कौन मूव करेगा, कैरेज मूव Carriage. करेगा। हैंड व्हील इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर मूविंग द कैरेज। बिना किसी डिवाइस के आप कैरेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकते। तो कैरेज किसके थ्रू मूव करेगा, हैंड व्हील के, और ये कैसा मूव करेगा, एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, अलोंग द लेंथ मूव करेगा। नोट कर लिया, नोट डाउन हो गया? यस मैम। अब आते हैं, जैसे मैंने ये वर्क पीस लिया था, अब इसकी लेंथ पे काम करना था, तो मैंने किस पे को मूव करवाया, कैरेज को मूव करवाया था, है ना। अब लेकिन अगर मुझे इसके डायमीटर वाइज मूव करवाना है, इट मीन्स मुझे वाई एक्सिस पे काम करना है, तो भी तो मुझे अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि हम तो यूनिवर्सल मशीन कह रहे हैं, किसी भी एक्सिस पे काम कर सकती है। अब वाई एक्सिस पे जो काम करने के लिए जो अरेंजमेंट यूज किया जाता है वो कहलाता है क्रॉस स्लाइड। कैसे, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस स्लाइड। और ये रहा क्रॉस स्लाइड का लीवर, ये जो लीवर दिख रहा है वो किसका है, क्रॉस स्लाइड का। अब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे कैरेज को फिक्स कर रखा है, कैरेज को मूव नहीं करा रही हूँ, सिर्फ किसको मूव करा रही हूँ, क्रॉस स्लाइड को, तो क्रॉस स्लाइड से टूल कहाँ जाएगा, आपका वाई एक्सिस पे मूव करेगा। इट मीन्स वो डायमीटर वाइज मूव करेगा। बात समझ में आई? इट मीन्स हमने कैरेज के थ्रू एक्स एक्सिस को कवर किया, क्रॉस स्लाइड के थ्रू किसको कवर किया, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को। ये डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का? यस मैम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर हो गया सबको? लेकिन हमारे पास तो एक एंगुलर मूवमेंट भी होता है, जेड एक्सिस पे भी हम काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो वर्क पीस हो वो स्ट्रेट ही हो, स्मूथ ही हो, या तो वो एक्स एक्सिस पे काम कर रहा हो या वाई एक्सिस पे काम कर रहा हो सकता है उसमें कोई इंक्लाइंड सरफेस भी प्रोड्यूस करनी हो किसी एंगल पे। अब उस इंक्लिनेशन एंगल को प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। क्या यूज करेंगे हम, कंपाउंड रेस्ट। और ये जो लगा हुआ है ये कंपाउंड रेस्ट का लीवर है। इट मीन्स अगर कैरेज यहाँ पे फिक्स है और मैं सिर्फ कंपाउंड रेस्ट को मूव करूंगी, तो कंपाउंड रेस्ट पे यहाँ पे पूरा 0 से 180 डिग्री का एंगुलर स्केल या डी बना रहता है। कंपाउंड रेस्ट को आप किसी भी एंगल पे मूव करवाकर अगर मूव करवाते हो तो जो ये कटिंग टूल उसके ऊपर होता है वो भी उसी एंगल पे क्या कर जाता है, मूव करता है। और फिर जब हम इसको फीड करते हैं वर्क पीस में, तो वही सिमिलर एंगल कहाँ बन जाता है, आपके वर्क पीस के अंदर बन जाता है। इट मीन्स कंपाउंड रेस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंक्लिनेशन एंगल इनसाइड द वर्क पीस। किस लिए यूज कर रहे हैं हम, इंक्लिनेशन एंगल को बनाने के लिए। कोई भी इंक्लिनेशन एंगल बनाना हो वर्क पीस में तो किसका यूज करेंगे हम, कंपाउंड रेस्ट का। अब ये तीनों मूवमेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का मूवमेंट देना किसको है, टूल को। तो उसके ऊपर क्या लगाया हमने, टूल पोस्ट, और उसमें क्या लगाएंगे हम, कटिंग टूल। ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज को मूव करती हूँ तो क्या मूव होगा हमारा, कटिंग टूल मूव होगा, और जैसा मूवमेंट हम प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट वर्क पीस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। Carriage is used for x-axis movement. It is move along the bed. ठीक। Cross slide is moving opposite the direction of the bedway or a carriage, or it provides the y-axis movement. Compound rest is used for providing the inclination angle on the workpiece, and it is moved on the inclined surface. Tool post is a holding device which is used for holding the cutting tool. क्या कर रहे हैं हम, होल्डिंग टूल को, सॉरी कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम, टूल पोस्ट का। टूल पोस्ट। इतने सारे अरेंजमेंट समझ में आ गए? यस सबका अरेंजमेंट, कैरेज को मूव कराने के लिए ये बड़ा वाला व्हील है, क्रॉस स्लाइड को मूव कराने के लिए छोटा व्हील है, कंपाउंड रेस्ट को मूव कराने के लिए साइड में व्हील दिया हुआ है, टूल पोस्ट के ऊपर कटिंग टूल को होल्ड कराने के लिए ये वाला लीवर दिया हुआ है। इतनी चीज समझ में आ गई? यस। अब ये जो लीवर है ये दिया जाता है फॉर फिक्सिंग दी कैरेज। अब क्या होता है, जैसे वर्कपीस यहाँ पर है, मैंने कैरेज को यहाँ पर लाके फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मुझे कैरेज को मूव नहीं कराना है, मुझे सिर्फ कटिंग टूल को क्रॉस स्लाइड के थ्रू, कंपाउंड रेस्ट के थ्रू या सैडल के थ्रू मूव करवाना है। तो ये सब चीजें कैसे होंगी आपकी,
इस लीवर के थ्रू इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, सैडल लगा हुआ है, क्रॉस लाइट लगा हुआ है, टूल पोस्ट लगा हुआ है, कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी फिक्स आउट हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, लॉकिंग डिवाइस होती है कैरेज को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए। एक चीज यहाँ पे छूट गई है, इसमें मेंशन नहीं है, सैडल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, SADDLE, क्या लिखेंगे हम, सैडल। सैडल जस्ट ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ना ये वाला, ये कहलाता है, जो कि बैठ के अलॉन्ग मूवमेंट करता है, कैरेज के साथ ही मूव करता है। तो ये सैडल को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सैडल के थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं। कैरेज इस पूरे को यूज करने के लिए कर रहा है और सैडल सिर्फ इस ऊपर वाले पोर्शन को आगे और पीछे करने का काम करता है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी किसमें, एप्रॉन के अंदर। समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, 2 मिनट और लगेगा मुझे, 10 मिनट में अपना ये पार्ट सारे कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और पार्ट्स पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो ऊपर का ये जो अरेंजमेंट है, ये आपका रैक और पिनियन अरेंजमेंट कहलाता है। लिख लेना है कौन सा अरेंजमेंट है, ये रैक और पिनियन अरेंजमेंट। अगर किसी चीज को मूव करवाना है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा जो एप्रॉन है, ये कैरेज है, इसको मूव कराना है, इसके ऊपर नंबर ऑफ पार्ट्स लगे होते हैं। ये तो हैवी हो गया, हैवी चीज को इजीली मूव तो करवा नहीं पाओगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रैक और पिनियन अरेंजमेंट यूज करते हैं। जैसे कि आपका साइकिल में गियर्स बने रहते हैं ना, तो उससे आसानी से चीजें क्या हो जाती है, मूव कर जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका रैक बना हुआ है, अंदर एक सर्कुलर बना होता है जिसके ऊपर ऐसे थ्रेड्स बने होते हैं, तो उसके थ्रू हम इस लीवर को घुमाते हैं, तो ये इजीली आपका क्या मूव करता है, आपका पूरा का पूरा एप्रॉन मूव कर जाता है। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है वो क्या अरेंजमेंट है, रैक और पिनियन अरेंजमेंट होता है। बात समझ में आ गई? यस मैम। लीड स्क्रू का यूज करते हैं डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। कई बार हमें रिपीटेटिव काम करना है और बार बार आगे पीछे वाला काम करना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता है वर्क पीस को इधर, कटिंग टूल को इस तरफ से इस तरफ की डिस्टेंस तक ही मूव करना है, फिर वापस इस तरफ आना है, फिर इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये फीडिंग अरेंजमेंट हम कहाँ से यूज करेंगे, इस फीड रॉड से यूज करेंगे। फीड रॉड क्या करेगा, हमने डेटा यहाँ पे फीड कर सकते हैं इस रॉड के थ्रू, और हम सारी चीज़ों को मतलब जो ऑपरेशन है कि वर्क पीस आपका जो कटिंग टूल है आपका इस पोजीशन से लेकर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी कहाँ पर होता है, हमारे लेथ में होता है। वो किसके थ्रू होता है, आपके फीड रॉड के थ्रू होता है, ठीक है। Yes, ma'am. और लीड स्क्रू का फंक्शन होता है कि अगर वर्क पीस के अंदर आपको थ्रेड्स जनरेट करने हैं, थ्रेड्स मतलब आपको चूड़ियाँ बनानी है, थ्रेड्स बनानी है, तो उसको उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप किसका यूज करोगे, Lead. लीड स्क्रू का। लीड स्क्रू। फीड का समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काम करना हो तो बार बार आगे पीछे करने का, मैनुअली वर्क को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फीड रॉड का यूज करते हैं। इतने पार्ट समझ में आ गए? यस मैम। तो क्या क्या Yes, समझ में आया? ma'am. सबसे पहले हमने हेड स्टॉक लिखा, फिर हमने टेल स्टॉक लिखा, फिर पूरा एप्रॉन बताया, एप्रॉन में कैरेज, सैडल, क्रॉस लाइट, कंपाउंडर्स, टूल पोस्ट बताया। फिर उसके बाद हमने लीड स्क्रू बताया फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन, फीड रॉड बताया फॉर फीडिंग दी लेंथ। फिर हमने ट्रे बताई। ये जो ट्रे होती है ये होती है कूलिंग ट्रे। कौन सी ट्रे होती है? कूलिंग ट्रे। क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों के बीच में कांटेक्ट प्रोवाइड हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म होगा। हमें मटेरियल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार यहाँ पे पानी बूंद ड्रॉप्स के फॉर्म में या कंटिन्यूस डालना रहता है। तो अब वाटर अगर ऊपर से डालोगे और नीचे अगर कोई ट्रे प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो आपका फ्लोर है वो पूरा गीला हो जाएगा, गीले फ्लोर पे काम नहीं कर सकते हैं, और फिर बार बार कंटिन्यूशन में जो वाटर आ रहा है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पानी भर देते हैं, यही पानी आपका कंटिन्यूशन में यूज होता जाता है और चीज़ों को ठंडा रखने का काम करता है, इसलिए इस ट्रे का यूज किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं हम? कूलिंग ट्रे। क्या कहते हैं हम? कूलिंग ट्रे। कूलिंग ट्रे। उसके बाद यहाँ पे लैग्स लगी होती हैं जिसके ऊपर इस पूरे अरेंजमेंट को बेस बनाया जाता है। यहाँ पर ये बेड हो गया और नीचे आपका फ्रेम हो गया। बेड को भी लिख लेना क्योंकि इसमें बेड मेंशन नहीं है, ठीक है। यस मैम। तो इतनी चीजें, इतने पार्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं और इस डायग्राम को याद करना है। कर लेंगे?
जी मैम। मैकेनिकल के हो तो अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, लेकिन करना तो है ही। इससे अच्छा अभी से इसको जी मैम। समझ लो। याद करने का मुझे लगता नहीं कुछ है। अगर आपने पार्ट्स को समझ लिया है तो आप इसको इजीली याद कर पाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अपने कॉन्सेप्ट वाइज बना सकते हो। जी मैम। इतना सबको क्लियर हो गया? यस मैम। इतने में किसी को कोई डिफिकल्टी है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ वर्किंग प्रिंसिपल की, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ लेथ मशीन। तो कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, लेथ मशीन का वर्किंग भी आपको बता दिया, लेकिन अगर वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, राहुल कुमार लिखना नहीं, तुम्हारा हर बार का ये है, मैं अगली क्लास में तुम्हें अंदर ही निकलूंगी अब। तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि जिस मशीन में जो आपका वर्क पीस होता है, वर्क पीस का मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो रोटेट करता है हाई स्पीड से। और ये दो सपोर्ट क्या हो गए, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, जिसके बीच में आपका वर्क पीस लगा होता है जो हाई स्पीड से रोटेट होता है, और कटिंग टूल को हम एक्स वाई एंड जेड एक्सेस पर फीड करते हैं। तो वो वर्किंग प्रिंसिपल कहलाता है किसका, लेथ का। क्या लिखोगे लेथ के वर्किंग प्रिंसिपल में, जिसमें कटिंग टूल को हेड स्टॉक में होल्ड करवाया जाता है, जो हाई स्पीड से रोटेट होता है, सर्कुलर मोशन करता है, और कटिंग टूल जो कि फीड किया जाता है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में और नंबर ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो ऑपरेशन वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, लेथ का। और इतना डायग्राम आपको वर्किंग प्रिंसिपल के लिए बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल आता है तो ये डायग्राम बनेगा और आपको पैराग्राफ वाइज इसकी वर्किंग को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। ये पॉइंट्स हो जाते हैं वर्किंग की। इट होल्ड द वर्क बिटवीन द टू सपोर्ट्स, आपको चक में या स्पिंडल में होल्ड करना होता है वर्क पीस को, जो कि हाई स्पीड से रोटेट होता है। कटिंग टूल को सपोर्ट करते हैं टूल पोस्ट में, कटिंग टूल आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जबकि आपका जो वर्क पीस है वो हाई स्पीड से रोटेट होता जाता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है किसमें, अभी लेथ में। अभी और चीज़ें बची हुई हैं लेथ की, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ क्या है, लेथ के पार्ट्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, और लेथ का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इतना सब कर लोगे? यस मैम। नोट्स में भेज दूंगी और इसकी पीपीटीज भी मैं भेज दूंगी, दोनों को कंबाइन करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। जी मैम। ठीक है? मैम वो मोल्टेड कास्ट आयरन की कंपोजिशंस नहीं भेजी थी आपने? बेटा उसके लिए तुम नॉड्यूलर को ही कॉपी पेस्ट कर लो। ओके मैम। और मैम वर्नियर की मैम प्रिंसिपल था, उसकी वर्किंग समझ नहीं आ रही थी जो आपने भेजी थी। वर्किंग समझ में नहीं आ रही वर्नियर की? यस मैम। मैं वो अपने आपने जो नोट्स भेजी भेज, थी आपने। स्लाइड्स भेज देती हूँ वर्नियर के भी। ओके एक बार देख लेना, अगर उसमें हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मुझे बताना। जी मैम। शशांक अटेंडेंस ले ली? जी मैम ले ली। तुम अटेंडेंस भेज तो रहे नहीं हो मेरे को, आज भेज देना। दूंगा सारी। हाँ जी मैम जी। ठीक है, चलो देन इसको लिख लेना, पढ़ लेना। कल की क्लास में पहले मैं पूछूंगी, फिर Yes, अपन ma'am. आगे का पढ़ेंगे। यस मैम। ओके। यस मैम।